बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर ले हूँ के पीपीएससी का एसएसआईटी का जो पेपर कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2023 को, वो आपसे शेयर कर लेने को विद सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन थी एमआरआई स्कैन। ट्रैशिंग की अगर बात की जाए तो ये इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स में, और इसमें ये होता है कि जब हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भी प्रोसेस होता है उसको मुख्तलिफ पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि डिमांड के मुताबिक मेमोरी में पेजेस लोड होते हैं और फिर अनलोड होकर न्यू पेजेस को रीलोड किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं जो पेजेस में डिवाइड किए हुए होते हैं, और यहाँ पे हमारी मेमोरी होती है। जो भी पेज एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो मेमोरी में लोड किया जाता है, और फिर जब नेक्स्ट पेज की ज़रूरत होती है तो इस पेज को अनलोड करके अगले पेज को लोड कर दिया जाता है। तो फिर दोबारा ये एक सिलसिला चलता रहता है। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब यहाँ पे मेमोरी में मौजूद जो अवेलेबल पेजेस होते हैं सीपीयू के अंदर, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम होता है वो कम होता है, और पेज लोड एंड अनलोड में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो इसमें एट द एंड क्या होता है कि प्रोसेस को कम से कम टाइम मिल रहा होता है प्रोसीजर के लिए, और जो लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम होता है ये ज़्यादा हो जाता है। तो एट द एंड इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती और बस पेज लोड एंड अनलोड हो रहे होते हैं। तो इस तरह जो सिनेरियो क्रिएट होता है उसको कहा जाता है ट्रैशिंग। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है इम्प्लाइज एक्सेसिव पेज इनपुट एंड आउटपुट, के एग्जीक्यूशन से ज़्यादा पेज इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म हो रही होती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच नॉर्मल फॉर्म कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन बिकॉज ए रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मलाइज, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनामलीज होती हैं जैसे कि इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन, ये एनामलीज रिमूव हो जाती हैं। तो इस वजह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो डेटा होता है उसको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में एडिक्वेट कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियूजेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू। तो रियूजेबिलिटी को जो रिलेट किया जाता है वो इनहेरिटेंस से किया जाता है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास सी है और ये इसका कोड है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमने फंक्शंस इस्तेमाल किए, और यहाँ पे कोई क्लास डी है और ये अपना कोड यहाँ पे कंटेन करती है। अब हम क्या करते हैं कि डी क्लास के साथ सी को इनहेरिट करते हैं। तो अब डी क्लास क्या करेगी कि सी में मौजूद जो फंक्शंस हैं इनको अपने कोड के अंदर कॉल करके इस्तेमाल कर सकती है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो कोड हमने सी क्लास में लिखा हुआ है हम उसको डी क्लास में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनहेरिटेंस को रीयूजेबिलिटी से रिलेट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटीग्रेट हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस वी हैव डैश अप्रोचेस। तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच की बात की जाए तो अपडेट ड्रिवन अप्रोच है, और दूसरी की बात की जाए तो क्यूरी ड्रिवन अप्रोच है। फिर उसके बाद वेब कैशे इज़ आल्सो नोन एज। तो इसके लिए इंटरनेट कैशे का कॉन्सेप्ट या इंटरनेट कैशे की टर्म इस्तेमाल की जाती है। डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम इज़ यूज टू। तो ये इस्तेमाल होता है नॉलेज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द डेटा। और फिर उसके बाद राउंड रॉबिन बेस्ट सूटेड। तो राउंड रॉबिन की अगर बात की जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक ही सीपीयू के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस एट द सेम टाइम रन करते हैं तो हर प्रोसेस के लिए एक टाइम स्लॉट अलोकेट कर दी जाती है। ये टाइम स्लॉट्स वेरी करती है कि वो उसकी ड्यूरेशन
प्रोग्रामिंग के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हर प्रोसेस को सेम टाइम स्लॉट मिल रही होती है। तो क्या होता है कि एक स्लॉट में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, फिर उससे नेक्स्ट स्लॉट में नेक्स्ट प्रोसेस, और फिर उससे बाद इस तरह एक सिलसिला चलता जाता है। जब सबकी बारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर दोबारा से पहले वाला प्रोसेस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड की बारी आती है, थर्ड की बारी आती है। तो इस तरह ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो इसके लिए जो राउंड रॉबिन का जो सूटेबल सिनेरियो है, तो ये टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल डेट इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। तो इसके सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज में डिफरेंस क्या है। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए, और इसको मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, बस सिर्फ इसको मैंने इस तरीक़ा से लिखा है, तो ये कहलाएगा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब ये कि मेमोरी में इसके लिए जगह अलोकेट हो चुकी है, वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें हमने कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया। लेकिन इसी को अगर मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 5 है, तो अब ये इनिशियलाइज हो गया है। अब क्या हुआ कि इसके लिए मेमोरी भी अलोकेट हो गई है और उसमें वैल्यू भी स्टोर कर दी गई है, तो इस चीज़ को कहा जाता है इनिशियलाइज। तो जब कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास रैम है, और मैं कहता हूँ ये हमारे पास 4 GB की रैम है। अब होता क्या है कि मैं कोई ऐसा प्रोसेस रन करता हूँ जो 4 GB में पूरा ऑक्यूपाई नहीं होता, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि मेरे पास जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी मेमोरी है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो ये बहुत बड़ी मेमोरी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि इस हार्ड डिस्क में से कुछ पोर्शन अलग से डिफाइन कर देगा और इसको लिंक कर देगा इस रैम के साथ, और इसको कंसिडर करेगा एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। तो जब हम इसको एज एन एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लग रहा होता है कि ये है मेमोरी का पार्ट, यानी कि रैम का पार्ट है। तो इस तरह हमें एक इल्यूजन क्रिएट होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कि उसके पास बहुत बड़ी लार्ज मैन मेमोरी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दुरुस्त है। ए PDM behaves like an FSM when the number of auxiliary memory it has is। तो इसकी ऑप्शन ए दुरुस्त है यहाँ पे। फैंस रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर द मेमोरी प्रोटेक्शन। और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप इज़ ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर द फास्टर एंड ईजियर। तो ये इस्तेमाल होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक स्ट्रक्चर इज़ यूज टू कन्वर्ट। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्ट फिक्स क्या है, इनफिक्स क्या है और प्री फिक्स क्या है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा A+B, तो यहाँ पे ए और बी जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और यहाँ पे प्लस का जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये ऑपरेटर है कि इसने किसी ऑपरेंड के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर और ऑपरेंड की समझ आने के बाद आपको ये नेक्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ऑपरेटर मिड में आ रहा हो तो ये होता है इनफिक्स नोटेशन। और इसी को अगर मैं लिखूं +A+B, तो ऑपरेटर को मैंने शुरू में लिख दिया और दोनों ऑपरेंड्स मैंने बाद में लिख दी हैं, तो ये है प्रीफिक्स नोटेशन। और सिमिलरली अगर मैं AB+ लिखता हूँ तो ये है पोस्ट फिक्स नोटेशन, क्योंकि ऑपरेंट दोनों पहले लिखे गए हैं और ऑपरेटर बाद में लिख दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि स्टैक स्ट्रक्चर इज़ यूज टू कन्वर्ट। तो ये इस्तेमाल होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए। इनफिक्स का मैंने आपको ये वाला बताया है और पोस्ट फिक्स का आपको मैंने ये वाला बताया है।
तो ये इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन के लिए स्टेट स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आते हैं द आस्की कोड 56 रिप्रेजेंट द कैरेक्टर 8। अब आस्की कोड की अगर बात की जाए तो ये टेबल मैंने आपके सामने शो किया, ये कंप्लीट टेबल नहीं, उसका मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे शेयर किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा टेबल था, फिर आपको विजिबिलिटी इतनी ना होती। तो यहाँ पे इसके डेसिमल कोड्स हैं, इसके ये हेक्साडेसिमल कोड हैं और ये ऑक्टेन है और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हैं। तो अगर हम कोड 56 को देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है 8। आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ज़ीरो के रिलेटेड कौन सा कोड है, वो है 48। तो आपने ये याद रखना है। फिर उसके बाद कोई भी नंबर अगर पूछा जाता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है 48 स्टैंड फॉर ज़ीरो और कोई बंदा आपसे पूछता है कि 5 के लिए क्या होगा, तो 48 से आगे फिर आप काउंट कर लें तो ये 5 के लिए आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो 53 निकलेगी। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। दूसरी आपने याद रखनी है कि कैपिटल ए के लिए जो कोड है वो 65 है। तो उसके बाद अगर कोई भी करैक्टर पूछा जाता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर स्मॉलर ए बी सी की बात की जाए तो स्मॉल एस के लिए जो करैक्टर कोड इस्तेमाल होता है वो होता है 97। इसको आप याद रख लें और फिर उससे आगे इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉल सी के लिए क्या होगा, तो फिर आप 98 और 99 आप इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आर द हाईली सिंप्लीफाइड मॉडल्स फॉर द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हिस्टोरिकल डेटा। तो डेटा वेयर हाउस इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कम्युनिकेशन मोड के बारे में बताता हूँ। एक होता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन और फिर होता है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स की अगर बात की जाए तो इसमें ये होता है कि एक साइड से ही डेटा सेंड होता है। यहाँ पे सेंडर होगा और फिर यहाँ पे रिसीवर होगा और ऑल द टाइम एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करेगा। ये ऑल टाइम सेंडर होगा और ये ऑल टाइम रिसीवर होगा। इसके अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो जैसा कि यहाँ पे आप इसको सपोज करें कि ये टीवी रिमोट है, आपने यहाँ पे बटन प्रेस किया और यहाँ पे टीवी पड़ा हुआ है तो इसको सिग्नल रिसीव हुआ। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि टीवी से सिग्नल रिमोट को जा रहा हो, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन रहेगी ऑल टाइम। और फिर उसके बाद हाफ डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो डेटा दोनों डायरेक्शन में सेंड होता है लेकिन एट द सेम टाइम एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड हो पाता है। इसकी आपको मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो वॉकी टॉकी जो आमतौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शन कंपनीज फील्ड में इसको इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें एट द सेम टाइम एक बंदा बोल सकता है और दूसरी साइड पे वो लिसनिंग मोड में होता है। जब दूसरी साइड वाला बंदा बोलता है तो पहले साइड वाला बंदा लिसनिंग मोड में होता है। तो एट द सेम टाइम एक ही डायरेक्शन में डेटा मूव करेगा लेकिन बोथ साइड डेटा ट्रांसमिशन होती है। मगर फुल डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो ये एट द सेम टाइम दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन में कॉल करते हैं तो दोनों बंदे एट द सेम टाइम एक दूसरे को सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि मैसेज सेंड होने का या रिसीव होने का वेट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है टू प्रोसेस कैन एक्सचेंज मैसेज एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद बेस्ट फॉर सर्च इज़ इनफॉर्म सर्चिंग टेक्निक। यहाँ तक 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ऑनवर्ड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।